इस चैप्टर में मैं कवर करूंगा कंजंक्शन। कंजंक्शन बोलते हैं संयोजक को। संयोजक मतलब कोई भी ऐसा शब्द जो सेंटेंस को ज्वाइन करता है। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, दो अलग अलग सेंटेंस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो बन जाएगा कंजंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कंजंक्शन का काम क्या है। कंजंक्शन कोई भी ऐसा शब्द है जो सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसे एंड और बट। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैं वेजिटेरियन हूं, सो आई एम वेजिटेरियन। अगर मैं बोलता हूं मेरा भाई वेजिटेरियन है, यानी माई ब्रदर इज वेजिटेरियन, तो मैं दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके क्या लिखूंगा, आई एंड माई ब्रदर आर वेजिटेरियंस। यानी इसमें एंड शब्द क्या हो गया, कंजंक्शन, क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ने में मेरी मदद की। अब एक एक करके सारे कंजंक्शन पे नजर डालते हैं। सबसे पहला कंजंक्शन है एंड। तो जैसा मैंने बताया, कोई भी दो सेंटेंस आप एंड से ज्वाइन कर सकते हो अगर दोनों एक ही तरह की बात करते हैं। इसमें आपको यह याद रखना है, एंड में एक ही तरह की बात करते हैं, यह आपको याद रखना है। अगर दोनों अलग अलग तरह की बात करते हैं तो आप एंड से ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं टायर्ड हूं, मैं हंग्री हूं, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। इनको जोड़ के क्या लिखेंगे, आई एम टायर्ड एंड हंग्री, तो एंड हो गया कंजंक्शन। इस सेंटेंस पे नजर डालिए और बताइए क्या ये सेंटेंस ठीक है। ही इज पुअर एंड हैप्पी, वो गरीब है और खुश है। जनरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गरीब होगा वो खुश नहीं होगा, यानी ये दोनों एक ही तरह के विचार व्यक्त नहीं कर रहे, इसलिए यहां पे कंजंक्शन एंड नहीं आएगा। या तो आप इसको पुअर को रिच में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं ही इज रिच एंड हैप्पी, क्योंकि ये दोनों फिर एक ही तरह के विचार ज्वाइन करेंगे। एंड कंजंक्शन हमेशा सेम तरह के विचार ज्वाइन करता है, ऑपोजिट तरह के विचार ज्वाइन नहीं करता। अब यहां पे दोनों विचार ऑपोजिट हैं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो पुअर है तो वो हैप्पी नहीं होगा, तो यहां पे मैं एंड नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा बट। ही इज पुअर बट हैप्पी। कंजंक्शन बट का हम इस्तेमाल करते हैं ऑपोजिट आइडियाज जोड़ने के लिए। आपको यह चीज याद रखनी है, अगर मैं सेम तरह की बातें करूंगा, सेम तरह के आइडियाज जोड़ूंगा तो मैं एंड यूज करूंगा, ऑपोजिट तरह के आइडियाज जोड़ूंगा तो बट यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए। आई लुक्ड एवरीवेयर, यानी मैंने हर जगह खोजा। दूसरा सेंटेंस है आई कुड नॉट फाइंड माई बुक, मुझे किताब नहीं मिली। मैंने हर जगह खोजा लेकिन मुझे किताब नहीं मिली। अब मिली या नहीं मिली, अगर मुझे मिल जाती तो मैं इनको जोड़ता एंड से, क्योंकि सेम तरह की बातें हो रही हैं। यानी आई लुक्ड एवरीवेयर एंड आई फाउंड द बुक, लेकिन मुझे नहीं मिली, यानी दोनों ऑपोजिट बातें हो रही हैं। मैंने ढूंढा तो बहुत लेकिन मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं इन सेंटेंसेस को जोड़ूंगा बट से। सो ये सेंटेंस फाइनली हो जाएगा, आई लुक्ड एवरीवेयर बट आई कुड नॉट फाइंड द बुक। और अगर मिल जाती तो मैं क्या बोलता, आई लुक्ड एवरीवेयर एंड आई फाउंड द बुक। इसी तरह से ये सेंटेंस देखिए, ही इज स्मॉल ही इज स्ट्रांग, वो छोटा है वो मजबूत है। अब वो छोटा है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मजबूत नहीं है, लेकिन वो मजबूत है, तो मैं लेकिन जोड़ूंगा, और लेकिन को अंग्रेजी में बोलते हैं बट। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ही इज स्मॉल बट स्ट्रांग। अगर मान लीजिए वो बहुत ही लंबा होता तो मैं क्या बोलता, ही इज टॉल एंड स्ट्रांग, क्योंकि अगर वो टॉल है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो स्ट्रांग भी होगा। यानी जब दो सेम तरह के आइडियाज को जोड़ते हैं तो हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, और ऑपोजिट जोड़ते हैं तो बट का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और एग्जांपल, इसमें भी बट से जोड़ा है मैंने मांगा था घर लेकिन मुझे मिल गया माउस, यानी आई आस्क्ड फॉर अ हाउस आई वॉज गिवन ए माउस। अब मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है तो कैसे जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली, तो मैं बोलूंगा लेकिन, यानी मैंने मांगा था घर लेकिन मुझे मिल गया माउस, तो मैं जोड़ूंगा लेकिन यानी बट से। अगला कंजंक्शन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है सेंटेंस करेक्शन के लिए। और का मतलब होता है या, हिंदी में इसको बोलते हैं या। जब आपके पास कोई चॉइस दी होती है तब आप यूज करते हैं और। फॉर एग्जाम्पल, आप चाय लेंगे या कॉफी, सो आप बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव कॉफी और टी। आप सही हैं या गलत, आर यू राइट और रॉन्ग। सो फॉर एग्जाम्पल, दो सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस है हम मूवी चल सकते हैं, वी कैन गो टू द मूवीज, और दूसरा है हम घर पर रुक सकते हैं, वी कैन स्टे एट होम। अब आपके पास चॉइस है, क्या चॉइस है कि आप या तो मूवी जा सकते हैं या घर पे बैठ सकते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करके मुझे एक सेंटेंस बनाना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, वी कैन गो टू द मूवीज और वी कैन स्टे एट होम, तो मैं और का इस्तेमाल करूंगा। इसी तरह से अगला सेंटेंस, शुड आई हैव माई बाथ शुड आई हैव डिनर, क्या मैं नहाऊं या मैं डिनर करूं। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कीजिए खुद से।
तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, शुड आई हैव माई बाथ और डिनर। अब मैं कवर करता हूं कुछ ऐसे कंजंक्शन जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होती है, लेकिन ये कंफ्यूजन मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। 3 शब्द हैं, एक होता है सो, एक होता है देन और एक होता है एज। अब देखते हैं इन तीनों में क्या क्या फर्क है और इनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले अंग्रेजी में सो का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। सो हम तब यूज करते हैं, इस बात पे ध्यान देना है आपको। देखिए हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, यानी कंजंक्शन 2 सेंटेंस को जोड़ता है। अब मैं 2 सेंटेंस को सो से कब जोड़ूंगा, मैं कब यूज करूंगा सो शब्द। सो मैं तब यूज करूंगा जब पहला वाला सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस का कारण बनेगा, तब मैं यूज करूंगा सो। यानी कि दूसरे वाला सेंटेंस जो हो रहा है वो पहले वाले की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी दादी मां घर आ रही हैं मुझसे मिलने, यह है पहला सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस है मुझे घर जाना पड़ेगा जल्दी। अब आप जानते हैं क्योंकि आपकी दादी मां घर आ रही हैं इसीलिए आपको जल्दी जाना पड़ेगा। यानी पहला दूसरा जो सेंटेंस है आई हैव टू गो होम अर्ली, इसका कारण क्या है, पहला सेंटेंस। यानी दूसरे वाला सेंटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर पहले वाला सेंटेंस नहीं होता। इस कंडीशन में है मैं इनको ज्वाइन करूंगा सो से। तो आप बोलेंगे माई ग्रैंड मदर इज कमिंग टू विजिट सो आई हैव टू गो होम अर्ली। इसी तरह ये 2 सेंटेंस देखिए, आई डिड नॉट स्टडी आई फेल्ड माई टेस्ट, मैं पढ़ा नहीं, दूसरा सेंटेंस है मैं फेल हो गया। अब आप जानते हैं आप फेल क्यों हुए, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, आप पढ़े नहीं। यानी दूसरे वाला सेंटेंस का कारण क्या है, पहले वाला सेंटेंस, इसलिए इनको ज्वाइन करने में आप यूज करेंगे सो। तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई डिड नॉट स्टडी सो आई फेल्ड माई टेस्ट। सो आई होप अब आपको सो क्लियर हो गया होगा। जब 2 सेंटेंस होते हैं दूसरे वाला सेंटेंस पहले वाले की वजह से होता है तब हम यूज करते हैं सो। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है आई मिस्ड माई बस, मतलब मेरी बस छूट गई। आई वॉज लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल में लेट हो गया। अब सीधी सी बात है मेरी बस छूट गई इसीलिए मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करके लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, आई मिस्ड माई बस सो आई वॉज लेट फॉर स्कूल। अब देखते हैं दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन जिसमें हर कोई कंफ्यूज होता है, जिसको बोलते हैं एज। अब देखिए एज कब यूज करते हैं, जब 2 चीजें एक ही साथ घटित हो रही होती हैं, एक साथ हो रही होती हैं, तब मैं यूज करूंगा एज। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ माई सिस्टर आई वॉज लिविंग, जब मैं घर से निकल रहा था तब मैंने अपनी बहन को देखा। अब मुझे ये 2 सेंटेंस ज्वाइन करने हैं। अब ये दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं। जैसे ही मैं घर से निकला सामने से मेरी बहन आ रही थी और मैंने उसे देखा। सो आप इसको कैसे जोड़ेंगे, आप बोलेंगे आई सॉ माई सिस्टर एज आई वॉज लिविंग, यानी जैसे ही मैं घर से निकला सामने से मैंने अपनी बहन को देखा। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप ये सेंटेंस देखते हैं, आई वॉज प्लेइंग द पियानो माई मदर वॉज कुकिंग, यानी उस समय मैं पियानो बजा रहा था और मेरी मम्मी खाना बना रही थी। दोनों के दोनों काम एक ही वक्त हो रहे थे, तो मैं इनको जोड़ूंगा किससे, एज से। यानी आई वॉज प्लेइंग द पियानो एज माई मदर वॉज कुकिंग। इस तरह के आप अपने खुद के कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लिविंग द स्कूल एज माई फ्रेंड वॉज विजिटिंग मी, यानी जैसे ही मैं स्कूल से निकल रहा था मेरा दोस्त मेरे घर की तरफ आ रहा था। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन की जिसको बोलते हैं देन, THEN। ये ध्यान दीजिए इस पे, ये THAN नहीं है, THEN है, देन। देन मतलब होता है जब, और लेकिन देन THAN हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, लोगों को कंपेयर जब हम आपस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूं, तो आप बोलोगे आई एम स्मार्टर देन यू, तो वो THAN वाला एन होता है। मैं बात कर रहा हूं THEN वाले एन की, तो दोनों में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब देखते हैं देन यूज कहां करते हैं। देन हम तब यूज करते हैं जब पहला एक्शन हुआ, फिर आप लगाएंगे देन, और फिर दूसरा एक्शन हुआ। यानी जब 2 एक्शन होते हैं और एक दूसरे के बाद होता है तब यूज करते हैं देन। और एज मैंने कहां यूज किया था, एज मैंने यूज किया था जब 2 काम एक साथ होते हैं। लेकिन देन के अंदर एक काम पहले होता है, दूसरा बाद में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड माई होमवर्क आई क्लीन्ड माई रूम, पहले मैंने अपना होमवर्क किया, बाद में मैंने अपना रूम साफ किया। अब मुझे इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो कैसे करूंगा, आई फिनिश्ड माई होमवर्क देन आई क्लीन्ड माई रूम। तो इस तरह से पहले काम जो हुआ, दूसरे काम जो हुआ, उसमें आप यूज करेंगे देन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने बर्गर खाया, फिर मैंने एक केक खाया,
तो इसमें आप क्या लिखेंगे, आई एट अ बर्गर देन ए स्लाइस ऑफ केक। पहले बर्गर खाया फिर स्लाइस ऑफ केक खाया। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, इससे हम आगे बढ़ें, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो काफी टफ चीजें डिस्कस करेंगे, इसलिए पहले एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सो मैंने तब यूज किया था जब एक सेंटेंस, जो पहले वाला सेंटेंस है उसकी वजह से दूसरा सेंटेंस होता है तब। एज मैंने तब यूज किया था जब दो एक्शन एक साथ होते हैं तब। और देन मैं तब यूज करता हूं जब एक के बाद एक्शन होते हैं तब। अब हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव मतलब नाम से ही पता चल रहा है एक दूसरे के रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, ये हमेशा साथ आते हैं। जैसे कोई रिश्तेदार हमेशा साथ रहता है आपके, ये भी हमेशा साथ रहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है बोथ और एंड, दूसरा आइदर और, नाइदर नॉर, हार्डली व्हेन, इफ देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, रादर देन, स्कार्सली व्हेन, वेदर और, नो सूनर देन। इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे सबको, क्योंकि इन सब पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला कंजंक्शन है आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या वो। मैं ध्यान से सुनिए, या तो ये या वो। यानी जब मुझे चॉइस दी होती है किसी चीज के बीच में, ये कुछ भी हो सकता है, दुनिया की कोई भी चीज हो सकती है जिसमें मुझे चॉइस हो। कोई एडजेक्टिव हो सकते हैं, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं, कोई नाउन हो सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, कुछ भी हो सकता है। जब सिमिलर चीजें ज्वाइन करता हूं तो मैं यूज करता हूं आइदर और। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस को ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति या तो खूबसूरत हो सकता है या बदसूरत हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, अ पर्सन कैन बी आइदर प्रेटी और अगली। क्योंकि इसमें चॉइस किसके बीच में है, प्रेटी या अगली, खूबसूरत या बदसूरत, तो मैं यूज करूंगा आइदर और। इसी तरह से या तो हम घर में मिल सकते हैं या कॉफी शॉप में मिल सकते हैं, सो मैं यूज करूंगा आई विल सी यू आइदर एट होम और इन द कॉफी शॉप। इसी तरह या तो तुम बस ले सकते हो या गाड़ी ले सकते हो, सो यू कैन आइदर टेक बस और ड्राइव कार। तो जहां भी मुझे दो चीजों के बीच में, सिमिलर चीजों के बीच में चॉइस दी जाती है, मैं यूज करता हूं आइदर और। इसका मतलब होता है या तो ये या वो। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है आइदर और के अंदर। अब मुझे यह बताइए, आप वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और चेक कीजिए इन दोनों में से कौन सा ठीक है। और इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब यह है, या तो मैं स्मार्ट हूं या मैं क्यूट हूं। क्यूट मतलब बोलते हैं मासूम को, मतलब जो बहुत अच्छा दिखता है उसको बोलते हैं क्यूट। तो या तो मैं क्यूट हूं या मैं स्मार्ट हूं। अब इसको कैसे लिखोगे, आई एम आइदर स्मार्ट और क्यूट या आइदर आई एम स्मार्ट और क्यूट। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और तुरंत इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, बाद में फिर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है। अब देखिए, बड़ा ही एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि कैसे डिसाइड करें। एक ऐसा ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा, और उसके अंदर दो लाइनें ऐसे बना लीजिए, पूरा ट्रायंगल मत बनाइए। आप ये पूछिए कि चॉइस किसके बीच में है, क्योंकि जब मुझे दो चीजों के बीच में चॉइस मिलती है तब मैं लगाता हूं आइदर और। अब यहां पे चॉइस किसके बीच में है, चॉइस है या तो मैं स्मार्ट हूं या मैं क्यूट हूं। तो दो लाइनों के बीच में हमेशा ऑप्शन ऐसे लिख दीजिए, स्मार्ट और क्यूट। एक के ऊपर लगा दीजिए आइदर, दूसरे के ऊपर लगा दीजिए और। यानी सेंटेंस के अंदर क्या होगा, आइदर स्मार्ट और क्यूट। अब ऑप्शन को देखिए, आई एम आइदर स्मार्ट और क्यूट या आइदर आई एम स्मार्ट और क्यूट। इससे आपको पता चल गया आइदर स्मार्ट और क्यूट ये दिया है पहले वाले ऑप्शन में, यानी पहले वाला ऑप्शन आंसर है। आई एम आइदर स्मार्ट और क्यूट इज द आंसर। अब सवाल यह है कि दूसरे वाला गलत क्यों है, आइदर आई एम स्मार्ट और क्यूट गलत क्यों है। यह गलत इसलिए है क्योंकि इसका मतलब कुछ और निकल जाता है। अगर मैं बोलता हूं आइदर आए, तो ये आइदर आए मतलब या तो मैं या कोई और, आइदर आई और समवन एल्स। ये मैं नहीं बोल रहा यहां पे, मैं तो हूं ही, लेकिन मेरे अंदर दो चॉइस हैं। मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं कर रहा। यहां पे चॉइस मेरे और किसी और पर्सन के बीच में नहीं है, यहां पे चॉइस है मेरी ही दो चीजों के बीच में। तो इस तरह जब आप एक लाइन बना के नीचे ऑप्शन लिखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए ये अभ्यास कीजिए, इसमें बताइए कौन सा ठीक है। वीडियो को यहीं रोक दीजिए और ये बताइए दोनों सेंटेंस में से कौन सा ठीक है। और इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब ये है, या तो मैं पार्टी में जाऊंगा या मैं लंदन जाऊंगा। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं बोल रहा हूं या तो मैं पार्टी में जाऊंगा या लंदन जाऊंगा, तो इसमें ऐसे बना लीजिए दो लाइनें। अब आपके पास चॉइस क्या है,
पहली चॉइस है आपके पास गोइंग टू पार्टी, कि भाई या तो मैं पार्टी में जाऊंगा, और दूसरी चॉइस है आपके पास ट्रैवलिंग टू लंडन। तो और आपके सामने कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होती है? आइदर और। तो एक के ऊपर लगा दो आइदर और दूसरे के ऊपर लगा दो और, खत्म। यानी सेंटेंस के अंदर होना चाहिए आइदर गोइंग टू पार्टी और ट्रैवलिंग टू लंडन। तो इसमें देखिए अब किसके अंदर ये दिया हुआ है, तो दूसरे वाले में दिया है, यानी दूसरे वाला आंसर है आइदर गोइंग टू पार्टी और ट्रैवलिंग टू लंडन। सेकंड वन इज द आंसर। तो कभी भी चॉइस होए तो इस तरह से लिख लीजिए, लेफ्ट में और राइट में, और उसके ऊपर कंजंक्शन लगा दीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आइए अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये आता है। अब इसमें आपको यह बताना है कि यहां पे वर्ब किस तरह से आएगी। फॉर एग्जाम्पल, या तो मेरा भाई आ रहा है या मैं आ रहा हूं। अब इसमें और लगाए बीच में और आइदर लगाए, आइदर और। तो इसमें वर्ब क्या आएगी? वर्ब हमेशा वो आएगी जो सब्जेक्ट के पास में लगी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक दे दूं और पूछूं कि एम आएगा या आर आएगा, फिल इन द ब्लैंक के पास में आई है तो आई के हिसाब से वर्ब आएगी। इसी तरह ये वाला सेंटेंस देखिए, आइदर माई सिस्टर और माई ब्रदर। अब इसमें वर्ब क्या है? आर। आर क्यों? क्योंकि पास में है ब्रदर्स यानी प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल आएगी। यहां पे मैं इज नहीं लगाऊंगा। अगर मान लो मैं इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखूं कि आइदर माई ब्रदर्स और माई सिस्टर, यानी माई सिस्टर को मैं बाद में लिखूं तो यहां पे इज आ जाएगा, क्योंकि माई सिस्टर सिंगुलर है, एक ही है। तो फिल इन द ब्लैंक के जो भी पास है वो डिसाइड करेगा कि वर्ब कौन सी आएगी। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आइदर माई मदर और माई फादर इज कमिंग। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक में मैंने अगर यहां आपको चॉइस दी होती तो यहां पे आप इज करते, क्यों? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक के पास है माई फादर और माई फादर एक वचन है यानी इज कमिंग। तो चलिए एक अभ्यास करते हैं इसका। अब इस सेंटेंस को वीडियो यहीं पॉज कर दीजिए और ये अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो समझ लीजिए आपको समझ में आ गया। सेंटेंस है, या तो सोल्जर्स आ रहे हैं या कैप्टन आ रहा है। अब इसमें आपको यह बताना है इज आएगा कि आर आएगा। ये फिल इन द ब्लैंक है और चॉइस है आपकी इज या आर के बीच में। अब देखिए, या तो सोल्जर्स आ रहे हैं, सोल्जर्स है प्लूरल यानी बहुवचन, या कैप्टन आ रहा है, कैप्टन है एक वचन यानी सिंगुलर। फिल इन द ब्लैंक ये रहा। फिल इन द ब्लैंक के नजदीक कौन सा है? कैप्टन, और कैप्टन है एक वचन यानी यहां पे आंसर है इज। अब देखिए अगला कंजंक्शन है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर बिल्कुल उल्टा है आइदर और के। आइदर और क्या होता है? या तो ये या वो। नाइदर नॉर होता है ना तो ये ना वो। यानी जब दो एक ही तरह की बातें मैं कर रहा होता हूं तो मैं नाइदर नॉर यूज करता हूं आइदर और की तरह, लेकिन इसमें मैं ना कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, या तो मैं केला खाऊंगा या मैं संतरा खाऊंगा, तो आप बोलेंगे आइदर बनाना और ऑरेंज। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ना तो मैं केला खाऊंगा ना संतरा खाऊंगा, तो मैं बोलूंगा नाइदर बनाना नॉर ऑरेंज। सो फॉर एग्जाम्पल, यू आर नाइदर फैट नॉर शॉर्ट। ना तो तुम छोटे हो ना मोटे हो, सो नाइदर फैट नॉर शॉर्ट। ना तो मैं खाना खाऊंगा ना मैं पानी पीऊंगा, सो आई वॉन्ट नाइदर फूड नॉर वाटर। तो इस तरह से नाइदर नॉर का उपयोग किया जाता है सेंटेंसेस के अंदर। अब बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो मैंने आइदर और में बताया था वो नाइदर नॉर में भी अप्लाई होगा। दोनों सेंटेंसेस में बताइए ठीक कौन सा है। ना तो मैं पार्टी में जा रहा हूं ना मैं लंदन जा रहा हूं, सो आप क्या बोलेंगे? नाइदर आई एम गोइंग टू द पार्टी नॉर ट्रेवलिंग टू लंडन, या आई एम नाइदर गोइंग टू द पार्टी नॉर ट्रेवलिंग टू लंडन। तो इसमें बहुत आसान है, इस तरह का एक दो लाइनें बना लो और चॉइस लिखो। चॉइस क्या है? ना तो मैं पार्टी में जा रहा हूं, यानी पहला हो गया गोइंग टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूं। और दूसरी चॉइस क्या है मेरे सामने? ट्रेवलिंग टू लंडन। तो दूसरी तरफ लिख लो ट्रेवलिंग टू लंडन। अब एक के ऊपर लगा दो नाइदर और दूसरे के ऊपर लगा दो नॉर, यानी सेंटेंस बन गया नाइदर गोइंग टू द पार्टी नॉर ट्रेवलिंग टू लंडन। तो किसमें दिया है नाइदर गोइंग टू द पार्टी नॉर ट्रेवलिंग टू द लंडन? सो इसमें दिया है दूसरे वाले सेंटेंस में नाइदर गोइंग टू द पार्टी नॉर ट्रेवलिंग टू द लंडन। तो ऊपर वाला आंसर गलत है। अब जैसे आइदर और में था, नाइदर नॉर में भी सेम कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है कि जो भी फिल इन द ब्लैंक के पास में होगा वो डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसी आएगी। अगर फिल इन द ब्लैंक के पास में सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर फिल इन द ब्लैंक के पास में प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर जैक नॉर टॉम इज माई ब्रदर। ना तो जैक ना टॉम मेरा भाई है। अब यहां पे फिल इन द ब्लैंक है ये, और फिल इन द ब्लैंक के पास में दिया है टॉम, टॉम है एक वचन यानी आंसर होगा इज।
इसी तरह ना तो मेरे दोस्त ना मेरी मम्मी पार्टी में जाना चाहती हैं। अब यहां पे यहां पे देखिए वर्ब क्या है, वांट्स। वांट्स क्यों है? क्योंकि यहां पे वांट्स के बाजू में है मदर, और मदर है सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी लगाई है सिंगुलर। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, मान लो मैं बोलूं कि ना तो मेरी मदर ना मेरे फ्रेंड्स, तो यहां पे बाद में फ्रेंड्स आ जाएगा, यानी वर्ब किसके हिसाब से आएगी? फ्रेंड्स के हिसाब से आएगी, यानी यहां पे वांट्स नहीं होगा, फिर तब होगा वांट, क्योंकि वांट एक प्लूरल वर्ब है। इसी तरह से ना तो वो आ रहा है ना उसके दोस्त आ रहे हैं। अब यहां पे बाद में क्या लिखा है? उसके दोस्त, और उसके दोस्त है बहुवचन, इसलिए वर्ब भी लगी है आर ना कि इज, तो वर्ब भी बहुवचन लगी है। यानी वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? जो बाद में आएगा या जो बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक के पास में आएगा, जहां पे वर्ब लगनी है वो डिसाइड करेगा। तो यहां पे आर के बाजू में हिज फ्रेंड्स है, यानी हिज फ्रेंड डिसाइड करेंगे कि यहां पे आर आएगा। तो वर्ब की चॉइस जब हमें करनी होती है तो ये हमेशा याद रखना होता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट रूल, जब भी हम दो वर्ब को या वर्ब फ्रेजेस को जोड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती नाइदर नॉर के बाद। फॉर एग्जाम्पल अब ये सेंटेंस देखो, ना तो मैंने अपना होमवर्क फिनिश करा है ना मैंने टीवी देखा है। अब मैं बोल रहा हूं मैंने अपना होमवर्क भी फिनिश नहीं करा है और टीवी भी नहीं देखा है, यानी ये दो सेंटेंस को मैंने ज्वाइन कर दिया। पहला सेंटेंस क्या था? मैंने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है, और दूसरा सेंटेंस क्या था? मैंने टीवी नहीं देखा है, और दोनों को मैंने ज्वाइन करके क्या कर दिया? ना तो मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया है ना मैंने टीवी देखा है। सो आई हैव नाइदर फिनिश्ड माई होमवर्क नॉर वॉच टीवी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, आई हैव नाइदर फिनिश्ड माई होमवर्क, बिल्कुल ठीक है, मैंने अपना होमवर्क फिनिश नहीं किया है, लेकिन इसमें मैंने दोबारा हैव नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हैव एक बार लगाना काफी है। हैव यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब एक ही बार काफी होती है, इसलिए मैंने यहां पे दो बार नहीं लगाई है। सो आई हैव नाइदर फिनिश्ड माई होमवर्क, नॉर के बाद यहां दोबारा आई हैव वॉच टीवी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बार यूज करते हैं, नॉर के बाद दोबारा से नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पे देखिए, ना तो वो बास्केटबॉल खेलता है ना वो स्विमिंग करता है, तो ही इज नाइदर प्लेइंग बास्केटबॉल नॉर स्विमिंग। यहां पे मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है ही इज नाइदर प्लेइंग बास्केटबॉल नॉर ही इज स्विमिंग, क्योंकि दोबारा ही इज लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही इज लिख दिया काफी है, एक बार हेल्पिंग वर्ब आ गई काफी है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखिए नॉट ओनली का बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है? नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब यह होता है ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। सो फॉर एग्जाम्पल, वो मेरा सिर्फ टीचर ही नहीं है, वो मेरा दोस्त भी है, तो आप क्या लिखेंगे? ही इज नॉट ओनली माई टीचर बट ऑल्सो माई फ्रेंड। नॉट ओनली और बट ऑल्सो हमेशा साथ आते हैं, इसीलिए यह भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, शी नॉट ओनली कुक डिनर बट ऑल्सो वॉश्ड डिशेज यस्टरडे, यानी ना तो उसने सिर्फ खाना बनाया बल्कि उसने कल बर्तन भी मांज दिए, यानी उसने दो दो काम किए। तो जब दो चीजें आप दिखाते हैं तो हमेशा नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीनों में एक रूल बिल्कुल कॉमन है और वो सेम है कि जो भी वर्ब होगी उसके पास वाले के हिसाब से वर्ब लगेगी। जैसे यहां पे मान लो अगर मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक दे दूं और वर्ब हटा दूं और पूछूं यहां पे इज आएगा कि आर आएगा, तो यहां पे सेंटेंस है ना सिर्फ टीचर बल्कि बच्चे भी खेल रहे हैं, तो यहां पे टीचर तो सिंगुलर है, बच्चे प्लूरल है, तो वर्ब किसके हिसाब से लगाओगे? सिंगुलर के हिसाब से लगाओगे कि प्लूरल के हिसाब से लगाओगे? अब यहां पे टीचर है सिंगुलर, स्टूडेंट्स है प्लूरल, और यहां पे वर्ब आपको बताना है कौन सी लगेगी, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से लगेगी कि टीचर के हिसाब से लगेगी? फिल इन द ब्लैंक के नजदीक कौन है? स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट है बहुवचन, स्टूडेंट्स है क्योंकि, तो वर्ब लगेगी प्लूरल यानी आर लगेगा। इसी तरह से ना सिर्फ मेरे भाई आ रहे हैं बल्कि मेरी बहन भी आ रही है, तो आप क्या लिखेंगे? नॉट ओनली माई ब्रदर्स बट ऑल्सो माई सिस्टर इज, यहां पे आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वर्ब आएगी उसके नजदीक है माई सिस्टर, और माई सिस्टर एक है, एक वचन, यानी यहां पे इज आएगा, आर नहीं आएगा। अब देखते हैं बोथ और एंड। बोथ और एंड एक जैसी चीजें ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। बोथ जो होता है इसका हिंदी में मतलब होता है दोनों। मान लीजिए मैं बोलता हूं मेरे दोनों दोस्त आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग। और एंड का मतलब होता है और, तो ये दिखाते हैं ये भी और वो भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं दोनों खेलता हूं, मैं बेसबॉल भी खेलता हूं और सॉकर यानी कि फुटबॉल भी खेलता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई प्ले बोथ बेसबॉल एंड सॉकर। याद रखिए बोथ के साथ एंड आएगा, एंड के अलावा कुछ नहीं आएगा।
अगर एंड के अलावा कुछ दे दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे एंड को हटा के लेट से मैं लिख दूं एज वेल एज, तो क्या ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा कि भाई मैं रोज बेसबॉल भी खेलता हूं और सॉकर भी खेलता हूं, सो आई प्ले बोथ बेसबॉल एज वेल एज सॉकर? नहीं, ये गलत हो जाएगा। एज वेल एज नहीं लगा सकता, बोथ के साथ एंड ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ग्रामर में और रीडिंग में प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन हैविंग ट्रबल विद बोथ ग्रामर एंड रीडिंग। और एक बात और याद रखनी है, बोथ और एंड के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर नहीं आती। इसमें वो वाला रूल अप्लाई नहीं होगा कि फिल इन द ब्लैंक के जो नजदीक आया, इसमें वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। प्लूरल क्यों आएगी? क्योंकि यहां पे एंड लग गया, और जहां पे एंड लगता है वहां पे एक और एक मिलकर दो हो जाते हैं, यानी प्लूरल हो जाते हैं। तो यहां पे ग्रामर अकेली थी एक वचन, रीडिंग अकेली थी, लेकिन ग्रामर और रीडिंग तो बहुवचन हो गए। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 2 साल पहले आज से एग्जाम में पहले आया था। अब बताइए ये सेंटेंस ठीक है कि गलत है? आई लाइक बोथ एप्पल्स एज वेल एज ऑरेंजेस। मुझे एप्पल भी पसंद है और मुझे ऑरेंजेस भी पसंद है, सेब भी पसंद है, संतरे भी पसंद है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं आई लाइक बोथ एप्पल्स एज वेल एज ऑरेंजेस? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि मुझे बोथ के साथ एंड लगाना है, एज वेल एज नहीं लगा सकता। तो इसका आंसर होगा आई लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। चलिए अब आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं। इसमें मैं पहले आपको रूल नहीं बताऊंगा, पहले सेंटेंस दिखाऊंगा जिससे आप थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाएं। मैं चाहता हूं आप सोचें। वीडियो पॉज कर दीजिए यहीं पे और ये सेंटेंस देखिए और बताइए क्या ये सेंटेंस ठीक है। सेंटेंस है हिस्ट्री क्लास 8 से 11 बजे के बीच में है। द हिस्ट्री क्लास इज बिटवीन 8 AM टू 11 AM। 3 घंटे की हिस्ट्री क्लास है 8 से 11 बजे के बीच में। द हिस्ट्री क्लास इज बिटवीन 8 AM टू 11 AM। बताइए ये ठीक है या गलत है? इससे पहले ये करें, एक रूल बता देता हूं, उसके बाद ये आप फटाफट सॉल्व कर देंगे। ये सेंटेंस गलत है वैसे। अब देखते हैं गलती क्या है। जब भी आपको किसी चीज के बीच में अंतराल बताना होता है, यानी ड्यूरेशन बतानी होती है, तो आप यूज करते हैं ये 2 तरीके। या तो बोलिए फ्रॉम टू या बोलिए बिटवीन एंड। फॉर एग्जाम्पल, मेरी छुट्टियां सोमवार से बुधवार तक हैं, तो मैं बोलूंगा द हॉलीडेज आर फ्रॉम मंडे टू वेनसडे। फ्रॉम के साथ लगता है टू और बिटवीन के साथ लगता है एंड। मैं ये भी बोल सकता हूं द हॉलीडेज आर बिटवीन मंडे एंड वेनसडे। बिटवीन के साथ एंड लगता है, फ्रॉम के साथ टू लगता है। अब लौटते हैं अपने सेंटेंस के ऊपर। अब हमने रूल देख लिया है क्या है। अब बताइए ये ठीक है या गलत है। द हिस्ट्री क्लास इज बिटवीन 8 AM टू 11 AM। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि बिटवीन के साथ क्या लगता है? टू या एंड? बिटवीन के साथ लगता है एंड। तो इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। या तो लिखो द हिस्ट्री क्लास इज बिटवीन 11 AM एंड 8 AM एंड 11 AM, या फिर बिटवीन को चेंज कर दो, टू को लगा रहने दो, क्योंकि टू के साथ क्या लगता है? फ्रॉम। तो बिटवीन को कर दो फ्रॉम। तो इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं और वो दोनों हैं ये, द हिस्ट्री क्लास इज बिटवीन 8 AM एंड 11 AM, या द हिस्ट्री क्लास इज फ्रॉम 8 AM टू 11 AM। फ्रॉम के साथ लगता है टू, बिटवीन के साथ लगता है एंड, और 2 तरीकों से लिखा जा सकता है इसको। तो दोनों तरीके हैं ये, और इन पे काफी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव कंजंक्शन की तरफ। तो 2 तरह के कंजंक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव कंजंक्शन, एक नेगेटिव कंजंक्शन। और इनको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये कंजंक्शन अच्छे से समझ में नहीं आए तो बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी पैरा जंबल अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पैरा जंबल के अंदर अगर ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो समझना बहुत मुश्किल है। नेगेटिव कंजंक्शन हम यूज करते हैं जब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिस रिजल्ट को कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अनप्रिडिक्टेबल एकदम, तब हम यूज करते हैं नेगेटिव कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये 2 सेंटेंस देखिए। आई वर्कड हार्ड यानी मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। आई वर्कड हार्ड मतलब मैंने बहुत मेहनत की। और दूसरा सेंटेंस है मैं फेल हो गया। अब आपने अगर मेहनत बहुत ज्यादा की तो आप फेल कैसे हो गए? यानी ये एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, यानी 2 बिल्कुल उल्टी बातें हैं। इसलिए मैं कंजंक्शन कैसा यूज करूंगा? इन 2 सेंटेंस को अगर मुझे जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा? मैं नेगेटिव कंजंक्शन से जोड़ूंगा। सो ये है नेगेटिव कंजंक्शन जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक है इन स्पाइट ऑफ, दूसरा है डेस्पाइट, तीसरा है ऑल्दो, चौथा है हावेवर। ये सारे के सारे उल्टे तरह की चीजें बताते हैं, यानी कि सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को जोड़ते हैं जिनमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं चारों में, चारों को बस थोड़ा सा यूज करने का तरीका अलग अलग है, बाकी आप चारों यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेस्पाइट वर्किंग हार्ड आई फेल्ड। हार्ड वर्क करने के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है बावजूद। सो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड आई फेल्ड।
इसी तरह मैं ऑल्दो भी यूज कर सकता हूं। ऑल्दो का मतलब ऑल्दो आई वर्कड हार्ड आई फेल्ड, यानी यूं तो मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मैं फेल हो गया, यानी ऑल्दो भी यूज करते हैं नेगेटिव कंजंक्शन की तरह। या आप ये भी बोल सकते हैं आई वर्कड हार्ड हाउएवर आई फेल्ड, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन उसके बावजूद मैं फेल हो गया, तो हाउएवर भी एक नेगेटिव कंजंक्शन है। सो नेगेटिव कंजंक्शन के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। शी यूज्ड टू कॉल मी टाइनी ऑल्दो आई वॉज एज टॉल एज शी वॉज, वो मुझे छोटू बुलाती थी, बोना या टाइनी बुलाती थी, ऑल्दो मतलब जबकि मैं उसके ही जितना लंबा था, यानी ये दोनों सेंटेंस अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। अलग अलग मतलब वो मुझे टाइनी बुलाती थी, मैं लंबा था उसके बावजूद टाइनी बुलाती थी, यानी कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, उसे ऐसा नहीं बुलाना चाहिए था, यानी मैं यूज करूंगा नेगेटिव कंजंक्शन, तो मैं ऑल्दो यूज करके ज्वाइन कर सकता हूं। इसी तरह से देयर 3 more न्यूक्लियर स्टेशंस वर बिल्ट डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन, इतना ज्यादा ऑपोजिशन हुआ उसके बावजूद 3 नए न्यूक्लियर स्टेशन बन गए, बावजूद यानी डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ। इसी तरह दो, इवन दो और ऑल्दो, ये भी मैं यूज कर सकता हूं। जैसे इवन दो आई हैव अ डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आई कांट फिल अ टैक्स फॉर्म, मेरे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, एमबीए की डिग्री है, उसके बावजूद मैं एक टैक्स का फॉर्म भी नहीं भर सकता, यानी अगेन नेगेटिव कंजंक्शन है, तो मैं यूज करूंगा इवन दो। तो आप कोई भी कंजंक्शन यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग अलग होगा। इसी तरह वेयर एज और वाइल, ये भी नेगेटिव कंजंक्शन होते हैं। जैसे डॉक्टर सैलरीज हैव राइजन कंसिडरेबली वाइल या वेयर एज नर्सेज पे हैव ड्रॉप्ड, डॉक्टर्स की सैलरी तो बहुत बढ़ गई है लेकिन नर्सेज की सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ी है, तो आप यूज करेंगे तो डॉक्टर की बढ़ गई है यानी कुछ पॉजिटिव है, नर्सेज की नहीं बढ़ी है यानी नेगेटिव है, यानी दोनों सेंटेंस अलग अलग बातें कर रहे हैं, यानी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, यानी वेयर एज या वाइल में यूज कर सकता हूं। इसी तरह 2 नेगेटिव कंजंक्शन और हैं, हावेवर हम देख ही चुके हैं, हावेवर हम कब यूज करते हैं, अगेन दोनों जब चीजें अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस हैव बीन राइजिंग इट इज अनलाइकली हावेवर दैट दिस इंक्रीज इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, प्राइस बढ़ रहे हैं लगातार लेकिन यह कहना मुश्किल है कि ऐसा कब तक चलेगा, तो यहां पे मैं हावेवर लगा सकता हूं, दोनों ऑपोजिट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं। इसी तरह से नेवरदलेस का भी यही मतलब होता है कि जब 2 सेंटेंसेस में ऑपोजिट तरह की बात होती है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ ग्रोलिंग कॉम्पिटिशन, यानी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, नेवरदलेस थाउजेंड्स ऑफ रनर्स टेक पार्ट एवरी ईयर, उसके बावजूद यानी कि कंपटीशन की परवाह कोई नहीं कर रहा, हजारों रनर हर साल दौड़ते हैं उसके बावजूद, यानी नेवरदलेस। तो नेवरदलेस का मतलब भी होता है बावजूद, डेस्पाइट का मतलब भी होता है बावजूद, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है बावजूद। अब बात करते हैं पॉजिटिव कंजंक्शन की, यह बिल्कुल उसका उल्टा है, यानी पॉजिटिव कंजंक्शन के अंदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा जो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, यह बिल्कुल नेगेटिव कंजंक्शन का उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 सेंटेंस देखिए, मैंने मेहनत बहुत की आई वर्कड हार्ड, और दूसरा सेंटेंस है मैं क्लास में टॉप कर गया, मैं नंबर 1 आया, तो ये एक्सपेक्टेड है, अगर आप इतनी मेहनत करेंगे तो क्लास में टॉप आएंगे ही। यानी अब इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए मैं कौन कौन से कंजंक्शन यूज कर सकता हूं, देखते हैं। सबसे पहले मैं यूज करूंगा सो हम देख चुके हैं, सो हम कब यूज करते हैं, जब दूसरे वाली चीज पहले वाले की वजह से हो रही होती है, तब हम यूज करते हैं सो। तो यहां पे मैं टॉप क्यों किया, क्योंकि मैंने मेहनत की, सो आप बोलेंगे आई वर्कड हार्ड सो आई टॉप द क्लास, आई वर्कड हार्ड देयरफॉर आई टॉप द क्लास, तो सो की जगह देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं। आई टॉप द क्लास एज आई हैड वर्कड हार्ड, मैंने क्लास में टॉप किया क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की, तो आप यहां पे एज लगा सकते हैं, यहां पे आप बिकॉज भी लगा सकते हैं, बिकॉज आई हैड वर्कड हार्ड। लेकिन अगर आपको बोलना है मैंने मेहनत बहुत की लेकिन मैं फेल हो गया, तो यानी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो आप क्या लगाएंगे, हावेवर आई वर्कड हार्ड हावेवर आई फेल्ड। हावेवर यहां पे नेगेटिव कंजंक्शन है, पॉजिटिव कंजंक्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, जिसको बोलते हैं सो और दैट। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, हमेशा साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है क्या ये सेंटेंस ठीक है, मेरे को बोलना है मैं बहुत स्मार्ट हूं, आई एम सो स्मार्ट, क्या ये ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सो के साथ हमेशा दैट आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम सो स्मार्ट दैट आई डोंट इवन नीड टू स्टडी, मैं इतना स्मार्ट हूं कि मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सो के साथ हमेशा दैट लगा के सेंटेंस को पूरा करना है, सो का मतलब होता है इतना।
अब आप ये यहीं पे सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते कि मैं इतना स्मार्ट हूं। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं इतना स्मार्ट हूं तो फिर आपको यह भी तो बताना पड़ेगा कि आप कितने स्मार्ट हो। तो इसलिए सेंटेंस में सो के साथ, इतना के साथ कितना यानी दैट भी आएगा। मैं इतना स्मार्ट हूं कि, तो यहां पे दैट का मतलब है कि मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो सो के साथ हमेशा लगेगा दैट। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले कंजंक्शन की तरफ, पेयर, कोरिलेटिव कंजंक्शन, वेदर और। इसमें आपको यह याद रखना है, अगर और आएगा तो वेदर ही आएगा, लेकिन वेदर अकेले भी आ सकता है। मैं रिपीट करता हूं, वेदर और वैसे तो एक साथ आते हैं, लेकिन रूल यह है कि अगर और आएगा तो वेदर आएगा ही आएगा, और अगर वेदर आएगा तो जरूरी नहीं है और आए या ना आए, लेकिन जनरली वेदर और एक साथ ही आते हैं। और वेदर और कहां आते हैं? वेदर और वहां आते हैं जहां मेरे पास में कोई चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास चॉइस है कि मेरे पास दो रोड हैं, एक रोड ये है और दूसरा रोड ये है। मैं रोड ए लूं या रोड बी लूं, तो आप बोलेंगे इट इज माई चॉइस वेदर आई टेक रोड ए और रोड बी। तो यहां पे वेदर और एक साथ आए हैं, इसका मतलब मेरी चॉइस है वेदर, या तो मैं रोड ए लूंगा या बी लूंगा। और अगर आपको याद हो, कंजंक्शन में ये चॉइस और जगह पे भी आती है, जैसे आइदर और आइदर और में भी मैं ये यूज कर सकता हूं, जैसे आइदर आई शुड टेक रोड ए और रोड बी। जहां जहां वेदर आता है वहां वहां इफ भी आ सकता है। जैसे मैंने उससे पूछा कि क्या वो पार्टी में आ रही है, आई आस्क्ड हर इफ शी वॉज कमिंग टू द पार्टी, भी ठीक है। आई आस्क्ड हर वेदर शी वॉज कमिंग टू द पार्टी, भी ठीक है। दोनों ठीक है, वेदर भी आ सकता है, इफ भी आ सकता है। अब ये सेंटेंस बताइए, इसमें क्या आएगा? आई आस्क्ड हर कि क्या वो पार्टी में आ रही है या नहीं। आई आस्क्ड हर इफ या वेदर शी वॉज कमिंग टू द पार्टी और नॉट। अब यहां पे लेकिन थोड़ा सा मामला पलट जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट केस है ये। क्यों? पिछले और इस सेंटेंस में फर्क क्या है? इसके अंदर लग गया और नॉट, और के साथ आता है वेदर, क्योंकि वेदर और साथ आते हैं, यानी यहां पे इफ और वेदर दोनों नहीं आ सकते, यहां पे सिर्फ वेदर आएगा क्योंकि सेंटेंस के अंदर और आ गया है। आइए अब कुछ कॉमन एरर्स पे नजर डालते हैं कंजंक्शन में, जिन पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला कंजंक्शन है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है कोई कंडीशन दिखाना, कोई शर्त रखना। फॉर एग्जाम्पल, जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। अनलेस यू डू नॉट कम विद मी आई विल नॉट गो। यानी यहां पे उसने एक शर्त रख दी है कि अनलेस, जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अनलेस यू डू नॉट कम विद मी आई विल नॉट गो। क्या ये सेंटेंस ठीक है या ये गलत है, ये आपको बताना है। वीडियो को यहीं रोक दीजिए और इसको ध्यान से देखिए सेंटेंस को, और बताइए ये ठीक है या गलत है। देखिए, अनलेस दिखाता है कोई शर्त, कोई कंडीशन। अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, यह आपको याद रखना है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? अनलेस यू कम विद मी आई विल नॉट गो। मैं यहां पे ये नहीं बोलूंगा अनलेस यू डू नॉट कम विद मी, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है नॉट। अनलेस के अंदर नॉट इनबिल्ट होता है, अंदर निर्धारित होता है इसमें, इसलिए अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेंटेंस होगा अनलेस यू कम विद मी आई विल नॉट गो। अब एक और शब्द है जो शर्त लगाता है, शर्त, और वो है इफ। इफ का मतलब होता है यदि, हिंदी में बोलते हैं इफ को यदि। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, यदि तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। यानी अनलेस की बजाय मैं इफ भी लगा सकता हूं, बस फर्क सिर्फ इतना आ जाएगा, इफ के साथ नॉट आएगा, क्योंकि इफ के अंदर नॉट इनबिल्ट यानी अंदर बना हुआ नहीं होता है। तो आप बोलोगे इफ यू डू नॉट कम विद मी आई विल नॉट गो। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहां इफ की बजाय अनलेस लिखते हो, तो फिर आप डू नॉट नहीं लिखोगे, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता। बस यही फर्क है इफ और अनलेस में, बाकी बिल्कुल सेम है। सो सेंटेंस हो जाएंगे अनलेस यू कम विद मी आई विल नॉट गो, जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, या फिर इफ यू डू नॉट कम विद मी आई विल नॉट गो, यदि तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। दोनों का मतलब एक है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अगला शब्द होता है अनटिल। अनटिल और अनलेस में क्या फर्क है? अनटिल और अनलेस में यह फर्क है, अनटिल दिखाता है टाइम ना कि शर्त, अनलेस दिखाता है शर्त, अनटिल दिखाता है टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, इसमें बताइए अनटिल आएगा कि अनलेस आएगा। हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारी शर्तें मान नहीं ली जाती। अब यहां मैं बोल रहा हूं जब तक, यानी मैं एक टाइम की बात कर रहा हूं। जब तक आप मेरी शर्तें नहीं मानोगे, यानी कोई एक टाइम है, 4 दिन 5 दिन, हो सकता है मैं हड़ताल पर बैठा हूं और मैं कंपनी को बोल रहा हूं कि मेरी शर्तें मान लो मंगलवार तक, वरना मैं काम नहीं करूंगा।
यानी यहां टाइम की बात हो रही है, यानी मैं यहां लगाऊंगा until। चलिए थोड़ा और अभ्यास करते हैं। इसमें आपको बताना है कि अनलेस आएगा कि until आएगा। जब तक बत्ती लाल नहीं हो जाती कोई भी गाड़ी नहीं रुकेगी, कोई भी नहीं रुकेगा। यानी यहां पे अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? टाइम की बात कर रहा हूं। हो सकता है लाल बत्ती 5 मिनट के बाद लाल हो जाए, 10 मिनट के बाद, 2 घंटे बाद, यानी जब तक बत्ती लाल नहीं हो जाती, जब तक, यानी टाइम की बात हो रही है, तो यहां पे आएगा until। इसी तरह मान लो अगर मैं बोलता हूं कि मैं आज रात तक खेलूंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल प्ले until इवनिंग, क्योंकि वहां पे अगेन टाइम की बात हो रही है। अब एक और रूल देखते हैं इंपॉर्टेंट। अगर सेंटेंस में नथिंग एल्स आ जाता है, नथिंग एल्स, तो उसके बाद बट लगता है, देन नहीं लगता है। यह सेंटेंस करेक्शन के अंदर अक्सर पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यह सेंटेंस देखिए, दिस इज नथिंग एल्स देन शेयर फुलिशनेस, और एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बट की बजाय देन डाल देता है, तो आपको उसको चेंज करके वापस बट करना है। इस सेंटेंस का मतलब है यह मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है, यानी दिस इज नथिंग एल्स डैश शेयर फुलिशनेस, तो नथिंग एल्स के साथ हमेशा बट आता है, देन नहीं आता है। अब यहां पे आप कौन सा कंजंक्शन भरेंगे? ये एक जनरल सवाल है, फिल इन द ब्लैंक। वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, मेहनत कर लो वरना फेल हो जाओगे। यानी यहां पे मुझे चाहिए वरना, तो वरना के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज करता हूं? वरना का मतलब होता है अदरवाइज, अदरवाइज को बोलते हैं वरना। तो वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक में भी कंजंक्शन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। अगर मुझे बोलना है तुम यहां से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो आप बोलेंगे प्लीज गो अवे अदरवाइज आई विल किल यू। अब एक और रूल देखते हैं। लेस्ट के साथ आता है शुड। जैसे आपने शब्द यूज किया अदरवाइज, अदरवाइज की जगह आप शब्द लेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन लेस्ट के साथ शुड आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है मेहनत कर लो वरना फेल हो जाओगे, तो आप बोल सकते हैं वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। लेकिन अदरवाइज की बजाय यहां पे एक शब्द और आ सकता है और वो है लेस्ट, लेकिन लेस्ट के साथ विल नहीं लगेगा, लेस्ट के साथ हमेशा लगता है शुड। लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है और लेस्ट के साथ भी नो, नॉट, नथिंग, नेवर इस तरह के शब्द नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि मेहनत कर लो वरना फेल हो जाओगे, तो मैं ये नहीं बोलूंगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, क्योंकि लेस्ट के अंदर नॉट अंदरूनी है, इनबिल्ट है, यानी दोबारा नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं जैसे ही। इसके लिए शब्द होता है एज सून एज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन निकल गई, तो इसको मैं बोलूंगा एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल गई। जैसे ही को लिखने का एक तरीका तो है ये, एज सून एज करके मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन इसको यूज करने के और भी तरीके हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है ये स्कार्सली या हार्डली यूज करके। और रूल है ये, आपको ये रूल याद करना है। ये आसान रूल नहीं है, इसको याद करने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। रूल ये है, 2 तरीकों से मैं हार्डली और स्कार्सली को यूज करता हूं, और दोनों के साथ मैं यूज करता हूं व्हेन। स्कार्सली के साथ भी व्हेन आता है और हार्डली के साथ भी व्हेन आता है, दोनों के साथ व्हेन आता है। ये एक और क्वेश्चन है सेंटेंस करेक्शन में जो पूछा जाता है। हार्डली और स्कार्सली के साथ एग्जामिनर क्या करता है, व्हेन की बजाय कुछ और लिख देता है, जैसे देन लिख देता है THEN या THAN देन लिख देता है। तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको व्हेन ही लगाना है। तो रूल ये है, ये आपको याद करना है, ये उतना आसान नहीं है रूल याद करना। स्कार्सली के साथ या तो आप लगाइए हैड, फिर लगाइए सब्जेक्ट, फिर लगाइए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे ईट, एट, ईटन, तो ईटन हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो, वेंट, गॉन, गॉन हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें हार्डली के साथ लगेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस व्हेन। तो बिल्कुल सेम है दोनों में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस व्हेन। इसके पहले या तो स्कार्सली लगाइए या हार्डली लगाइए। और यह भी दिखाता है जैसे ही। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन छूट गई। तो एक तो तरीका था लिखने का एज सून एज, या तो आप ये बोल सकते हो एज सून एज ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट,
लेकिन एक तरीका है स्कार्सली या हार्डली। तो इसको आप लिखेंगे स्कार्सली हैड ही अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। स्कार्सली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट कौन है, वो यानी ही, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है अराइव्ड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। तो स्कार्सली हैड ही अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। अब यहां पे देखिए देन की बजाय व्हेन आ गया। एज सुन एज में क्या लिखा था मैंने, एज सुन एज ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। मैंने देन यूज नहीं किया था, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था, लेकिन स्कार्सली के साथ मुझे व्हेन यूज करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ शब्द हैं जिनके साथ मुझे देन यूज करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं वो कौन से शब्द हैं। तो वो शब्द है नो सूनर। नो सूनर के साथ हमेशा लगता है देन, THAN। सो रूल ये है, नो सूनर के साथ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस देन, या नो सूनर के साथ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस देन। डिड एक ऐसा शब्द होता है जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। ये एक ग्रामर का यूनिवर्सल रूल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि मैंने काम किया, या मान लीजिए आपको बोलना है कि मैंने खत लिखा, तो आप बोलेंगे आई डिड राइट ए लेटर। आप ये नहीं बोलेंगे आई डिड रोट ए लेटर। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। इसी तरह अगर आपको बोलना है कि मैं पार्टी में गया था, तो या तो बोलिए आई वेंट टू द पार्टी, या बोलिए आई डिड गो टू द पार्टी। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। सो या तो आप बोलिए नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस देन, या बोलिए नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस देन। तो इन रूल को अच्छे से याद कर लीजिए, यह आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मुझे बोलना है जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा तुरंत गाड़ी छूट गई, यानी नो सूनर हैड ही अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। और ये देन कौन सा है, THAN वाला देन है, THEN वाला देन नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। आइए कुछ और अभ्यास करते हैं इसका। स्कार्सली हैड आई सॉल्व वन प्रॉब्लम व्हेन अनदर पॉप्ड अप। यानी जैसे ही मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, दूसरी मेरे सामने प्रकट हो गई। तो आप बोलेंगे स्कार्सली हैड आई सॉल्व वन प्रॉब्लम व्हेन अनदर पॉप्ड अप। स्कार्सली के साथ हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये बिल्कुल आसान है। और स्कार्सली के साथ क्या लगता है, व्हेन। इसी तरह से हार्डली हैड आई क्लोज्ड माई आईज व्हेन द टेलीफोन रैंग। यानी जैसे ही मेरी आंख लगी तुरंत टेलीफोन बज गया। सो आप बोलेंगे हार्डली हैड आई क्लोज्ड माई आईज व्हेन। हार्डली के साथ भी लगता है व्हेन। तो हार्डली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आप रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इसी तरह लिखने के नो सूनर के साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, टेलीफोन की घंटी बज गई, तो आप नो सूनर के साथ भी लगा सकते हैं। तो दोनों रूल आप लगा सकते हैं। नो सूनर डिड आई क्लोज्ड माई आईज, क्या ये ठीक है? तो ये गलत है। डिड के साथ लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे मैंने लगा दिया सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लोज्ड नहीं, आपको लिखना है सिर्फ क्लोज। तो ये हो जाएगा नो सूनर डिड आई क्लोज माई आईज देन द टेलीफोन रैंग। ये बिल्कुल ठीक है। क्लोज नहीं आएगा, क्लोज आएगा। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो इस तरह से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला देखिए, नो सूनर हैड आई क्लोज माई आईज देन द टेलीफोन रैंग। तो ये बिल्कुल ठीक है। नो सूनर के साथ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। इसी तरह से इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एज सुन एज आई क्लोज माई आईज द टेलीफोन रैंग। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, टेलीफोन बज गया। इसमें ना देन की जरूरत है ना वैन की जरूरत है, क्योंकि एज सुन एज के साथ ना देन आता ना वैन। चलिए ये बताइए, वीडियो को यहीं रोक दीजिए और बताइए ये सेंटेंस ठीक है या गलत है। इसको ध्यान से पढ़िए। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, टेलीफोन बज गया। हार्डली आई हैड क्लोज्ड माई आईज व्हेन द टेलीफोन रैंग। तो रूल अप्लाई कीजिए। तो ये सेंटेंस गलत है। हार्डली आई हैड नहीं, हार्डली हैड आई। हार्डली के साथ पहले हैड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो आई यहां पे बाद में आएगा, हैड पहले आएगा। इसी तरह ये बताइए क्या ये सेंटेंस ठीक है? स्कार्सली आई हैड स्टेप्ड आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं घर के बाहर निकला, बारिश होने लगी। तो स्कार्सली आई हैड नहीं, स्कार्सली के साथ भी आता है हैड प्लस सब्जेक्ट, यानी स्कार्सली हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ये बताइए क्या ये सेंटेंस ठीक है? नो सूनर हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही मैं घर के बाहर निकला, बारिश होने लगी। तो ये गलत है, क्योंकि नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता, नो सूनर के साथ आता है देन, THAN। ये एग्जाम का क्वेश्चन है और काफी बार ये क्वेश्चन आते हैं। नो सूनर के साथ देन की बजाय कुछ और लगा देते हैं। इसी तरह स्कार्सली और हार्डली के साथ वैन आता है, तो वहां पे वैन की बजाय देन लगा देते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं।
दो सेंटेंस हैं, दोनों को ध्यान से देखो और बताओ क्या इनमें कोई गलती है। ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। पहला सेंटेंस है बिकॉज ही वर्क वेरी हार्ड देयरफॉर ही कम्स फर्स्ट इन द क्लास। वो बहुत मेहनत करता है इसीलिए क्लास में फर्स्ट आता है। अब इस सेंटेंस में गड़बड़ यह है कि दो दो कंजंक्शन यूज करे हुए हैं, बिकॉज और देयरफॉर। दोनों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। या तो बोलो बिकॉज ही वर्क्स वेरी हार्ड ही कम्स फर्स्ट इन द क्लास, देयरफॉर हटा दो, या बिकॉज हटा दो। बोलो ही वर्क्स वेरी हार्ड देयरफॉर ही कम्स फर्स्ट इन द क्लास। लेकिन दोनों की जरूरत नहीं है, बिकॉज और देयरफॉर दोनों की जरूरत नहीं है। जब आप दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हो तो एक ही कंजंक्शन काफी है उन्हें ज्वाइन करने के लिए, दोनों की जरूरत नहीं है। तो दोनों में से कोई भी एक रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, ऑल्दो ही इज अ ग्रेट पर्सन बट ही इज नॉट रेस्पेक्टेड बाय एनीवन। वो एक महान व्यक्ति है लेकिन उसका सम्मान कोई भी नहीं करता है। अब इसमें भी यही गलती की है इन्होंने, दो कंजंक्शन यूज कर रखे हैं, एक ऑल्दो और दूसरा बट। कोई भी एक हटा दो, या तो लिख लो ही इज ए ग्रेट पर्सन बट ही इज नॉट रेस्पेक्टेड बाय एनीवन, या ऑल्दो ही इज अ ग्रेट पर्सन ही इज नॉट रेस्पेक्टेड बाय एनीवन। या तो ऑल्दो हटा दो या बट हटा दो, आंसर आ जाएगा। आखिरी सवाल, इसमें बताना है आपको क्या गलती है। ही हैज नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। उसका जिंदगी में कोई मकसद नहीं है सिवाय उसे जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है। ही हैज नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ। तो याद रखिए, जब भी सेंटेंस के अंदर अदर आ जाता है, अदर के साथ हमेशा आएगा देन, ना कि बट। तो यहां पे आंसर होगा ही हैज नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ, THAN। दूसरा सेंटेंस, ही हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ। उसके पास बात करने के लिए उसकी पत्नी के अलावा कोई भी नहीं है। He has no one else to talk to except his wife। याद रखिए, else के साथ जब भी सेंटेंस में else आ जाता है तो else के साथ हमेशा लगता है but। तो यानी कि यहां पे गलती क्या है, यहां पे लगाया हुआ है except। तो आप बोलेंगे he has no one else to talk to but his wife। This is the answer। अब एक आखिरी सेंटेंस अटेम्प्ट करते हैं आज का। सेंटेंस है मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। आई वुड रादर डाई बट बैग। तो इसमें क्या गलती है, रादर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हमेशा देन आता है, बट नहीं आता।